काली और गोरी बहन का एक घर में हनीमून। हाँ तो बेटा, तुम दोनों ने ही लड़कों को भी देख लिया और तुम लड़के वालों से मिल भी ली। अब बताओ कि मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं। मुझे तो वो दोनों ही लड़के अच्छे लग रहे हैं। बड़े बेटे अनुराग का रिश्ता तृप्ति के लिए आया है और छोटे बेटे अशोक का गौरी के लिए। तो मैं ऐसे यहाँ कर देती हूँ। अरे माँ नहीं, आप ऐसी गलती को तो भूल कर भी मत करना। अच्छा होगा कि आप मेरी शादी अनुराग जी, जो कि घर के बड़े बेटे हैं, और दीदी की शादी अशोक जी से करवा दो। और वो किस लिए? वो इसलिए माँ, क्योंकि जरा दीदी को देखो और अनुराग जी को देखो, दोनों का कोई मैच है क्या? दीदी यूं ही काली सी और कहाँ वो गोरे और सुंदर। अगर अनुराग जी को ये बात महसूस हो गई तो हो भी सकता है वो दीदी को सताना शुरू कर दे, इन्हें इनके रंग के ऊपर या बदसूरत होने पर ताने देने लगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप मेरी शादी अनुराग जी से तय करो। हम दोनों की जोड़ी परफेक्ट लगेगी। और फिर वो अनुराग जी ही तो हैं जो अपने घर को लेकर चल रहे हैं। वो अमीर है, पढ़ा लिखा भी है, और ऐसे लड़कों को मैं अपनी दीदी का पति बनने दूं? ये नहीं हो सकता। भले वो घर का बड़ा है, लेकिन अनुराग से तो मेरी ही शादी होगी, फिर चाहे जो हो जाए। गौरी ऐसे ही सोचने लगी। वो ऐसी ही थी, हमेशा अपने ही बारे में सोचती थी। गौरी और तृप्ति दोनों गरिमा की बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी तृप्ति काली और बदसूरत सी थी, वहीं गोरी बेटी गौरी बेहद ही सुंदर और गोरी चिट्टी थी, और इसी बात का उसे सबसे ज्यादा घमंड था। गौरी ने बातों में लेकर तृप्ति के लिए अमीर परिवार से आए अमीर भाई का रिश्ता भी अपनी तरफ को कर लिया, और तृप्ति का रिश्ता अनुराग के छोटे भाई अशोक से तय हो गया। देखते ही देखते दोनों बहनों की शादी भी हो गई और वो दोनों एक ही परिवार के दो बेटों की पत्नियां बनकर ससुराल आ गई। आज दोनों ही बहनों ने अपनी पहली रसोई बनाई थी। वाह, मजा आ गया, मानना पड़ेगा, तुम दोनों बहनों की कुकिंग तो बहुत अच्छी है। हाँ तृप्ति, सच में तुमने सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है, खाकर मजा ही आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या, तृप्ति दीदी के पति तो टेबल पर हैं और दीदी का बनाया खाना भी खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं अनुराग जी कहाँ रह गए। मैंने तो कितनी प्यार से उनका पसंदीदा डेजर्ट भी बनाया है। अभी गौरी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वहां पर उसका पति आ गया। आ गए। अनुराग जी आइए, मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए खाना बनाया, खाकर बताइए कि कैसा बना है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। खाकर आए? कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा चख लीजिए। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या गौरी? मैं बाहर से खाकर आया हूँ, इसीलिए अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। अनुराग की बात को सुनकर गौरी उदास हो गई। अनुराग को जैसा उसने अपनी बहन के बारे में बातों में बोला था वो वैसा ही था। उसे किसी की भी खुशियों से ज्यादा मतलब नहीं था, वो बस अपने आप में ही मगन रहता था। ऐसे ही लगभग एक हफ्ता बीत गया और अब दोनों बहनों के हनीमून पर जाने की बारी थी। तृप्ति और गौरी दोनों ही हनीमून पर जाने को काफी एक्साइटेड थी, लेकिन गौरी के मन में कुछ और भी चल रहा था। तृप्ति दीदी भी हनीमून पर जाएंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि वो भी हनीमून सेलिब्रेट करें। एक तो पहले ही वो अशोक जी के साथ इतनी ज्यादा खुश है, ऊपर से मैं उन्हें और ज्यादा खुश होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। क्या नहीं देख सकती? अच्छा चलो छोड़ो। गौरी, माँ जी नीचे बुला रही है, चलो नीचे चलते। उन्होंने हम दोनों का ही हनीमून डिसाइड किया है। तृप्ति के बुलाने पर गौरी भी नीचे आ गई, जहाँ शालिनी बोली, आ गई मेरी बहुएं। अब तुम चारों ही यहाँ हो तो मैं बता देती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि तुम चारों को ही हनीमून पर भेज दूं। वैसे भी शादी के बाद तुम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए हो, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हें मनाली भेजूं। वहाँ की ठंडक उस गर्मी में तुम्हें बड़ी राहत देगी। अरे वाह, मनाली? लेकिन मैं नहीं चाहती कि दीदी वहां जाए। चल गौरी, अपना दिमाग चला कि दीदी को कैसे दूर रखा जाए। अरे हाँ माँ जी, मनाली तो बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, दीदी को ना ज्यादा सर्दी से स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अच्छा होगा कि दीदी मनाली ना जाए। बिल्कुल सही कहा। और माँ, मुझे भी मनाली कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी वहां नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों? सुनिए तो सही। क्या है? लेकिन मैं तो मनाली जाना चाहती हूँ, आप क्यों मना कर रहे हैं? जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, मुझे नहीं जाना है। अनुराग ने फिर से गौरी को टेढ़ा सा जवाब दे दिया, जिससे कि उसका भी हनीमून कैंसिल हो गया। ऐसे ही फिर से कुछ दिनों के बाद अशोक ने तृप्ति को हनीमून पर लेकर जाने की बात की। गौरी, मनाली का हनीमून तो कैंसिल हो गया था, तो अब हम दोनों गोवा जा रहे हैं हनीमून पर। अशोक जी ने सारी तैयारी कर ली, हम कल सुबह निकल जाएंगे। ओह अच्छा। दीदी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपको जाने दूं। अब देखना मैं क्या करूंगी। गौरी फिर से तृप्ति को हनीमून पर ना जाने देने के बहाने सोचने लगी, और कुछ देर के बाद वो तृप्ति के कमरे में दूध लेकर गई। दूध किस लिए लाई है? वो मैंने दूध लेकर पिया था तो सोचा आपको भी पिला दूं। पी लीजिए, ठंडा ठंडा दूध है। शुक्रिया। बेचारी तृप्ति ने दूध पी लिया। उस दूध में गौरी ने पेट खराब होने की दवा मिला दी थी। दूध को पीते ही तृप्ति के पेट में कुछ देर बाद ही गड़बड़ होने लगी और सारी रात उसने टॉयलेट के चक्कर लगाए, जिसकी वजह से सुबह को वो हनीमून पर नहीं जा पाई। ऐसे ही गौरी अपनी ही बहन के खिलाफ चालें चलती रहती थी। कभी वो उसे किसी काम में उलझा देती, तो कभी किसी भी बहाने से उसकी हनीमून की ट्रिप को कैंसिल करवा ही देती थी। ऐसे ही करते करते गौरी ने इस बार अपने पति का काम चालाकी से अशोक पर डलवा दिया और वो अनुराग से बोली,
अनुराग, अब तो ऑफिस का काम अशोक देख रहे हैं, तो चलिए ना हम दोनों गोवा हनीमून पर चलते हैं। वैसे भी शादी के बाद मौका नहीं मिला साथ वक्त गुजारने का, या आपकी कहीं और की मर्जी हो तो वहाँ चलेंगे। ठीक है, तुम चाहती हो तो ठीक है, चलते हैं। अनुराग गौरी के साथ जाने को राजी हो गया। बस फिर क्या था, उसी दिन उन्होंने तैयारी की और अगले दिन वो अनुराग के साथ गोवा घूमने चली गई। वहीं तृप्ति घर में ही थी। कितनी चालाक है ये गौरी, अपनी बहन को बहानों से रोक रोक कर खुद आहिस्ता से निकल गई। कोई बात नहीं, मैं इन दोनों का घर में ही हनीमून मनवा दूंगी। तृप्ति बहू, मैं भी ना जरा कुछ दिनों को गांव जा रही हूँ, जब गौरी आ जाएगी तब लौट आऊंगी। शालिनी भी ऐसे बोलकर चली गई। अब तृप्ति अकेले घर में उदास हो रही थी। कुछ देर बाद जब अशोक काम पर से आया तो वो तृप्ति से बोला, क्या बात है, कुछ उदास लग रही हो? सभी चले गए, बस हम ही घर में रह गए हैं। गौरी अपना हनीमून गोवा में मना रही है और यहाँ हम घर में ही हैं। अच्छा, तो मेरी मिसेज इस वजह से उदास हैं। कोई बात नहीं, हम अपना हनीमून अब घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। वैसे भी यहाँ कोई नहीं है, बस तुम और मैं। चलिए भी, चुप कीजिए। आज शाम को तैयार रहना कैंडल लाइट डिनर के लिए। अशोक ने जैसा बोला वैसा ही किया। उसने तृप्ति के लिए घर के हॉल को ही गुब्बारों और कैंडल से सजा दिया। साथ ही उसने बीच में एक टेबल लगाया और रात को उन दोनों ने कैंडल लाइट डिनर किया और बहुत मजे किए। वहीं दूसरी तरफ गौरी, अनुराग उठ भी जाइए, जब से आए हैं आप तो बस सो ही रहे हैं। उठ जाइए, चलिए हम दोनों डिनर के लिए चलते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खाना खा लो। गौरी को अनुराग की बात को सुनकर काफी गुस्सा आया। आज का दिन गौरी का सबसे ज्यादा बोर दिन बीता। ऐसे ही अगले दिन, अनुराग जी देखिए हम दोनों गोवा वाले बीच पर हैं, चलिए साथ में सेल्फी लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं लेनी है सेल्फी, मैं यहाँ आ गया हूँ, वही बहुत है। अनुराग, आप कितने बोरिंग हो, कुछ नहीं करते। गौरी ऐसे बोलते हुए गुस्से में होटल से चली गई। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति थी, जिसको गोवा का एहसास दिलवाने अशोक वाटर पार्क लेकर गया। वहां उन दोनों ने खूब मस्ती की। वाह, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अशोक जी चलिए साथ में स्लाइड से पानी में आएंगे। तृप्ति का जो जो भी दिल किया अशोक ने उसे वो सारी चीजें करवाई। देखते ही देखते 2-4 दिन पूरे हो गए और गौरी और अनुराग ट्रिप पर से लौट आए। शालिनी भी गाँव से आ गई थी। दोनों बहनें साथ ही बैठी हुई थी। और बताओ गौरी, तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? दीदी बहुत मजा आया, सच में ये मेरी जिंदगी की बेस्ट ट्रिप थी, हमने बहुत मजे किए। तुमने कुछ पिक्चर्स वगैरह तो ली होंगी, तो जरा दिखाओ कि कैसी है। अनुराग जी तो कुछ करने को तैयार ही नहीं थे, अब मैंने क्या दिखाऊं। दीदी वो हम एंजॉयमेंट में ही इतने बिजी थे कि पिक्चर्स खींच ही नहीं पाए। तो मेरे फोटोज देखो, हम दोनों ने तो यहीं पर ही अपना हनीमून सेलिब्रेट किया, सच में बहुत मजा आया। तृप्ति के फोटोज को देखकर गौरी यूं ही रह गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि अपनी बहन की जिस खुशी को छीनने की वो कोशिश कर रही थी, उसे वो कैसे भी नहीं छीन पाई। इस घटना के बाद अब कभी फिर से गौरी ने तृप्ति के कामों में टांग नहीं अड़ाई और दोनों बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी। नई बहू अनीता अपनी पहली रसोई में खाना बना रही थी कि चक्कर आने पर सास उसे संभाल लेती है। अरे 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 बहू, हे भगवान, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो मेरे कमरे में बैठ जाओ, एसी में रहोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हारा कमरा तो ऊपर है, इसीलिए मेरे कमरे में ही आराम करना शाम तक। माँ जी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। माँ भाभी झूठ बोल रही है, देखा था ना आपने अभी उन्हें कैसे चक्कर आए थे। हाँ तारा, तू बिल्कुल ठीक बोली। और बहू, खाने की टेंशन मत ले, खाना तेरी सास बना लेगी, बस तू इस एसी में बैठकर खाना और आराम करना। सास बहू को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और एसी चलाकर लिटा देती है। नंद अपनी भाभी के लिए नींबू पानी लेकर जाती है तो ससुर और पति को पता चल जाता है। वो सब फौरन कमरे में आ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रोहन, डॉक्टर को बुला ले। अरे आप सब मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, गर्मी भी तो बहुत है ना। लो, मैंने एसी का टेम्परेचर भी कम कर दिया है, तुम्हें अब गर्मी नहीं लगेगी। अनीता बहू तू आराम करना, मैं खाना बना कर आती हूँ। सुशीला खाना बनाने के लिए चली जाती है। गर्मी में उसे पसीने आते हैं। वहीं ससुर और पति उसे पहली रसोई का तोहफा देते हैं। अनीता, पिताजी और मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा, ये लो। अरे लेकिन पहली रसोई का खाना तो मैंने बनाया भी नहीं है, मैं इस तोहफे की हकदार नहीं हूँ, आप रहने दीजिए। बहू, तुम बनाओ या नहीं बनाओ, ये तोहफा तुम्हारा ही था। ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम पहली रसोई का खाना बनाओगी तभी तुम्हें तोहफा मिलेगा? चलो अपने तोहफे को पहन कर देखो। तब नंद वो कंगन और हार पहना देती है। थैंक यू पापा जी। रोहन जी, ये तोहफा बहुत खूबसूरत है, मैं गरीब इसे संभाल भी नहीं पाऊंगी। खबरदार बहू, जो तूने अपने आप को फिर कभी गरीब बोला तो। अब तू इस घर की बहू है, जितने हम अमीर हैं उतनी ही तू भी अमीर है। और हमने तुझे कभी कहा क्या हम अमीर गरीब में फर्क करते हैं? हाँ भाभी, आप ऐसी बात अपने मन से निकाल दीजिए, हम ये सब नहीं सोचते। देखिए ना, माँ आपके लिए खाना बना कर लाई है, खा लीजिए अब।
अपनी बहू को मैं अपने हाथ से खुद खिलाऊंगी। और तू ये मत भूलना अनीता, अब तू इस घर की बहू नहीं बेटी है। माँ जी, आपका ये अनकंडीशनल प्यार मैं कैसे संभाल पाऊंगी? इतना प्यार दोगे तो मैं बिगड़ जाऊंगी। तो बिगड़ जा बहू, यही लाड प्यार देकर हमने तारा को भी बिगाड़ रखा है। तारा अपने भैया और पिता का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, वहीं सुशीला अपनी बहू को अपने हाथ से एसी में खाना बिठाकर खिलाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सास बहू को गर्मी में कोई भी काम नहीं करने देती और खुद ही खाना बनाकर बहू को अपने एसी वाले कमरे में बिठा कर खिलाती है। सास बहू में बहुत प्यार था। शादी की थकावट से बहू अब भी कमजोर थी कि एक सुबह, माँ जी बस बहुत हो गया, आपने मेरा खूब ख्याल रखा है 3-4 दिन तक, लेकिन आज रसोई में खाना मैं बनाऊंगी। बताइए आपकी पसंदीदा चीज क्या है? अरे बहू, तू जो भी अपने हाथ से बनाएगी वही पसंदीदा चीज है मेरे लिए। अरे माँ जी प्लीज बताइए ना। अच्छा ठीक है, मुझे अरबी के पत्तों के पकौड़े की सब्जी बहुत पसंद है, बना दे। बहुत मुश्किल है पर मुझे पता है तू बना लेगी। वो तो है माँ। अरे बहू, अपनी सास के पसंद का खाना बनाएगी? सिर्फ थोड़ी फुर्सत मिले तो अपनी बुआ सास की पसंद का भी खाना बना दियो। मेरे लिए बना दियो कढ़ी चावल जिसमें अलग अलग सब्जी के पकौड़े होंगे। अरे जीजी, आप बड़ी लेट आई हो, शादी में क्यों नहीं आई? अरे क्या बताऊं, मैं तो शादी में आ रही थी लेकिन मेरी टिकट बनी नहीं तो अब आप आई हूँ। पर भाभी आप फिक्र मत करो, इतनी दूर से आई हूँ, इतनी जल्दी तो जाऊंगी नहीं। 1-1.5 महीना यहीं रहकर जाऊंगी बहू के पास। क्यों बहू? और रोहन पुत्र कैसा है तू? ठीक हूँ बुआ जी। तभी नई बहू भी बुआ सास के पैर छू लेती है। बहू तो बहुत सुंदर है, दहेज में क्या क्या लाई है भाभी ये? अरे बहू से हमने दहेज में कुछ नहीं मांगा, बस ये आ गई हमारे लिए वही बहुत है। अच्छा समझ गई, गरीब घर की बहू आई है इतने बड़े अमीर ससुराल में। सही है, यहाँ तो भरी गर्मी में खूब एसी में रहने को मिल रहा है। लो हलकट बुआ जी फिर शुरू हो गई। क्या बोली तू? कुछ तो बोली मेरे बारे में? अरे नहीं बुआ जी, जरूर आपके कान बज रहे हैं। फिर गजेंद्र अपनी बहन के साथ बातें करने लगता है। बहू रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है तो पसीने आने पर सास उसके पास टेबल फैन रख देती है जिससे हवा बहू के चेहरे पर आती है। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं इतनी भी छुई मुई बहू नहीं हूँ। मैं इतने गरीब घर से आई हूँ, वहाँ बहुत गर्मी में रहकर खाना बनाया है, इतना कि पसीना सर से पाँव तक पहुँच जाता था। देख बहू, पहले तूने बहुत कुछ सहा होगा लेकिन अब तो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए ख्याल तो रखेंगे ही। फिर बहू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबको परोस देती है। सब अच्छे से खाते हैं लेकिन सुशीला, अरे बहू सब्जी में तूने कितना ज्यादा नमक डाल दिया है, वरना खाना तो बहुत अच्छा बनाया था तूने। माफ कर दीजिए माँ जी। अरे सुशीला भाभी, क्यों छोटी सी बात के लिए बहू को सुना रही हो? 19-20 का ही तो फर्क है, इतना भी खराब खाना नहीं बनाया तुम्हारी बहू ने। मेरी बहू होती तो मैं उसकी खूब तारीफ करती। हाँ, ऐसे 4 जनों के बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। अरे बुआ जी कोई बात नहीं, माँ जी मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं, तो क्या शिकायत भी कर सकती हैं? अच्छा ऐसा भी है तो ठीक है। जब से आई हूँ देख रही हूँ सास बहू के बीच बहुत ज्यादा प्यार है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा, ये फेविकोल का जोड़ खत्म करना ही होगा। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब बहू अपने कमरे में जाती है तो उसके कमरे का एसी चालू ही नहीं होता। तब सास, ये क्या बहू, तुम्हारे कमरे का एसी तो काम ही नहीं कर रहा, कमरा बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। ऐसा करो तुम मेरे कमरे में आ जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पता है ना गर्मी कितनी पड़ रही है। लेकिन माँ जी वो आपका कमरा है, आप आराम कीजिए ना। अरे तू मेरी फिक्र मत कर, तेरे पापा जी अभी बाहर गए हैं, तू मेरे एसी वाले कमरे में आराम कर ले। और तूने खाना भी बहुत कम खाया है, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, तू कमरे में बैठ। ये देख बुआ सास चिढ़ जाती है। बहू अपनी सास के एसी वाले कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखती है। फिर मंत्रा रसोई में जाती है जहाँ सास ने बहू के लिए आम रस बनाया होता है। तब, इसे पीकर मेरी बहू खुश हो जाएगी। अरे भाभी, ये आम रस बहू को देने जा रही हो? मैं दे देती हूँ, आप रसोई साफ कर लो। देखो ना रसोई कितनी गंदी है। ठीक है। सुशीला रसोई साफ करती है और मंत्रा वो आम रस बहू को दिए बिना ही उसे कमरे के बाहर गमले में आम रस उड़ेल देती है और अपनी भाभी के कान भरकर कहती है, भाभी मुझे लगा था तुम बहुत अच्छी बहू लेकर आई हो अपने घर के लिए, लेकिन वो तो तुम्हारे सर पर चढ़कर बैठी है। अरे सर क्या, 4 दिन नहीं हुए उसे आए हुए और तुम्हारे एसी वाले कमरे में पसर कर बैठी। देखो तो आपने कितने प्यार से उसके लिए आम रस बनाया था, लेकिन मेरे जाते ही उसने तुरंत गमले में आम रस उड़ेल दिया। वो तो मैंने देख लिया, जब उसको आपके प्यार की परवाह नहीं है तो आप क्यों परवाह कर रही हो? क्या सच में बहू ने मेरा आमरस फेंक दिया? शायद उसे पीना नहीं होगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर के सारे लोग बहू से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मंत्रा है कि सास बहू के अलग अलग कान भरकर दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश करती है। एक दोपहर बहू जब कमरे में पसीने में परेशान होती है
हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। मेरे कमरे के एसी ने फिर से काम करना बंद कर दिया। अरे बहू, जरा रिमोट का दूसरा बटन दबा, क्या पता एसी चलना शुरू हो जाए। तेरी सास को सच में अब तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो तुझे एसी वाले कमरे में बिठाकर खूब खाना खिलाया है, लेकिन अब मुझसे कहती है कि देखो कैसे गरीब घर की बिन दहेज लाई बहू मेरे कमरे में ही पड़ी रहती है। उंगली क्या दी, ये तो गर्दन पकड़ने लग गई। अब नहीं आई, देखा तुझे बुलाने की, आ जा बहू मेरे कमरे में बैठ जा। बोलती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक गरीब घर की बहू को अपने घर में लाकर जब देखो अपने आगे पीछे हमें डोला कर काम करवाती है। क्या बुआ जी, माँ जी ने ऐसा कहा? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे प्यार करने का दिखावा कर रही थी वो तुझसे, अब तक सिर्फ दिखावा। माँ जी इतना बदल जाएंगी पता नहीं था। कोई बात नहीं बुआ जी, आप मेरे साथ इस गर्मी में परेशान मत होइए, एसी वाले कमरे में चली जाइए। मंत्रा खुश होकर अपने कमरे में आकर कहती है आखिर मैंने अपनी नीति अपनाकर सास बहू के बीच झड़प करवा ही दी। अरे जब मैं अपनी बहू के साथ खुश नहीं रह सकती तो ये गरीब बहू इतने अमीर ससुराल में कैसे खुश हो सकती है अपनी सास के साथ। ये सारी बात अनीता दरवाजे पर खड़ी होकर सुन लेती है और अब रसोई में बर्तन टूटने फूटने की आवाज आती है। ये आवाज सुन मंत्रा भागी चली जाती है। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कुछ काम करवाने की? बोल दिया ना मैंने, मैं आपको खाना नहीं परोस कर दूंगी, सबको दूंगी लेकिन आपको नहीं। आप तो मेरी अब बहुत चुगली करने लग गई हैं। और इतना दिखावा क्यों किया मुझे एसी में बिठाकर खिलाने का? अगर मैंने दिखावा किया तो तूने भी तो दिखावा किया है ना अच्छा होने का। गरीब कहीं की, पछता रही हूँ मैं तुझ जैसी गरीब बहू इस घर में लाकर। बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा बोलकर एक अटैची में कपड़े भर कर ले आती है और उस अटैची को दहलीज पर रख देती है। चलो अच्छा हुआ। अरे बहू, तूने ये बैग यहाँ क्यों रख दिया? तू घर जा रही है ना? मैं क्यों घर जाऊँ? ये बैग तो आपका है ना, और इसमें कपड़े भी आपके हैं, तो आप इस घर को छोड़कर जाओगी? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरे कपड़े क्यों ले गई तू? लेकिन ये बैग तो मेरा ही है। आपको क्या लगता है जिज्जी, मेरी बहू और मेरे साथ आप कुछ भी कर सकती हो, किसी के भी कान भर सकती हो, लेकिन आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। हाँ बुआ जी, आपका खेल खत्म। मैंने आपकी सारी बात अपने कानों से सुन ली थी। आपने जानबूझकर माँ जी और मेरे बीच झड़प करवाई, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल माँ बेटी की तरह। और माँ जी ने मेरा, बल्कि पूरे ससुराल वालों ने मेरा ख्याल रखा है। आपको लगा था आमरस फेंक दोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ जी, अगर आप यहाँ हंसी खुशी नहीं रह सकती तो चले जाइए यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जल गई थी तुम दोनों का ये प्यारा सा रिश्ता देखकर, इसलिए मैंने ये सब किया, पर अब मैं जा रही हूँ। मंत्रा की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और शर्मिंदगी के कारण वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बहू के ससुराल वाले फिर से उससे उतना ही लाड़ लड़ाने लगते हैं।